अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें, क्या इनमें जादूगरी नहीं हुई है, बक्से नहीं भरे गए हैं, पट्टे नहीं बनाए गए हैं। अगर वो हुकूमत जायज़ थी तो ये हुकूमत भी जायज़ है, और तहकीकात का शौक़ है तो 2018 से शुरू कर लेते हैं, फिर 2024 पर भी आ जाएंगे। बात निकली तो दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिसको 2024 के इंतखाबात की धांधली की तहकीकात का शौक़ है, वो पहले 2018 के इंतखाबात की धांधली की तहकीकात करवा ले। अब तहरीक इंसाफ के दोस्त बड़ी बगलें बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा नादर मौका है, हमें ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने बारी ले ली है, 2018 से 22 तक वो वज़ीर आज़म रह भी गए हैं। अब अगर तहकीकात हो भी गई तो उनका मतलब है साड़ी वजारत आज़मा वापस तो नहीं हो सकती। जो हमने इक़्तिदार इंजॉय कर लिया है वो वापस तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखें, 2013 के इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और 2014 में धरना दिया। वो धरने के 129 धरने के दिन के धरने के बाद एक जुडिशल कमीशन बना इंतखाबात की धांधली का जायज़ा लेने के लिए। उस वक़्त मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये मुआहदा हुआ कि जुडिशल कमीशन के फ़ैसले की दोनों पाबंदी करेंगे, और अगर इंतखाबात में धांधली साबित हो गई तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और अगर साबित ना हुई तो PTI माफ़ी मांगेगी पब्लिकली। ये मुआहदा हुआ इसहाक डार और जहांगीर तरीन के दरमियान। जुडिशल कमीशन बना। उन्होंने इमरान खान से पूछा, भाई 35 पंचर का जवाब दो। खान साहब ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पोया ने बताया था, 35 पंचर का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा और धांधली का जवाब लाएं। उन्होंने कहा, मुझे फ़लाँ ने कहा था, मुझे फ़लाँ ने कहा था। गर्ज के धांधली का मुकदमा इमरान खान जुडिशल कमीशन में हार गए। उसके बाद इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, मुकर गए माफ़ी मांगने से। हालांकि मुआहदे में तय था कि ये माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मुकदमा हारने के बाद इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा, जाओ असी माफ़ी नहीं मांगते। तो एक तो पहली एक तहकीकात के डिफ़ॉल्टर हैं तहरीक इंसाफ वाले। फिर आ जाते हैं 2018 के इंतखाबात में। 2018 के इंतखाबात में RTS बैठ गया, जनरल फैज़ की जादूगरी चली, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया। उसके बाद अपोजिशन ने कहा, RTS बैठा है, तहकीकात करा दें। इमरान खान ने कहा, जाओ मैं कोई नहीं तहकीकात कराता, जाओ छुट्टी करो। वही इमरान खान जो 2013 में तहकीकात मांग रहे थे, जुडिशल कमीशन जिन्होंने बनाया था, वो 18 में अपने लिए जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार नहीं थे। नवाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन बना दिया था कि अच्छा अगर मैं धांधली से आया हूँ तो मैं घर चला जाता हूँ। इमरान खान जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार नहीं था वज़ीर आज़म बन के। उन्होंने कहा, मैं धांधली से भी बन गया हूँ तो क्या है, मैं बन गया हूँ, अब नहीं मैं मानता, मेरी धांधली भी जायज़ है। तो एक तो अब सूरत हाल ये है कि 2018 में धांधली हुई थी, ये बात अब PTI वाले भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो मानते हैं कि वो धांधली से वज़ीर आज़म बने थे। धांधली का पाकिस्तान में धांधली का पहला वज़ीर आज़म इमरान खान था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसकी वजह है कि देखिए, मुशर्रफ के मार्शल से पहले की बात हम 90 की दिहाई की नहीं करते। मुशर्रफ के मार्शल के बाद 2002 में तो इंतखाबात मार्शल में हुए। उनको 2008 का इंतखाबात सब सियासी जमातों को कबूल था। 2013 के इंतखाबात का जुडिशल कमीशन बना, उसने इंतखाबात को जायज़ करार दिया। धांधली शुरू तो 18 से हुई इमरान खान के लिए, वरना इससे पहले तो धांधली का कोई जवाब मौजूद नहीं था। पाकिस्तान में धांधली का पहला वज़ीर आज़म इमरान खान है, जो धांधली से आया, जो धांधली के सर पे वज़ीर आज़म बना। अब वो कहते हैं इसकी भी तहकीकात कर लें, उसकी भी कर लें। भाई 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई, ये बात PTI वाले मानते हैं ना, तो अपने इतराफ़ी बयानात जमा करा दें सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ हम मानते हैं 2018 में धांधली हुई, आपके लिए धांधली हुई। आप जाके सारे अपने इतराफ़ी बयानात दें कि हाँ हमें फैज़ ने जिताया था, हाँ हमें बाजवा लेके आया। आप बताएं वहाँ उस वक़्त कौन सेक्टर कमांडर आपके लिए किसको तोड़ के लाया था, कौन किसको लेके आया, किसने किसको शामिल कराया, पार्टी कैसे बनी, जलसे कैसे होते थे, पैसे कैसे इकट्ठे हुए, वज़ारत उज़्मा का कैसे फ़ैसला हुआ। आज़ाद अरकान वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं आज़ाद अरकान तो आते ही जीतने वाली पार्टी में है। नहीं, आज़ाद अरकान इस्टेब्लिशमेंट से आते हैं। ये अब गिलगित में देख लें,
हुकूमत तो पीपल पार्टी की बन रही थी, अक्सरियती पार्टी थी। आज़ाद अरकान गए पीपल्स पार्टी में? नहीं गए। आज़ाद अरकान वहाँ जाते हैं जहाँ धांधली हुई होती है, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट कहती है। तो यहाँ 18 में धांधली इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि पीटीआई के साथ जाएं, तो पीटीआई के साथ गए तो वो भी धांधली थी। वो भी तो फैज़ के कमालात थे, बाजवा के कमालात थे, सेक्टर कमांडर्स के कमालात थे, महकमा ज़राअत के कमालात थे। उसी से आप बने। पीटीआई इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी से बनी और इस्टेब्लिशमेंट के कंधों में बैठ के धांधली से इक़्तिदार में आई। और वो धांधली जो थी उस पे आप फ़ख्र तो नहीं कर सकते। ये 2018 की धांधली साबित हो गई तो क्या होगा? आर्टिकल 6 लगेगा इमरान खान, ये फवाद चौईसा पे आर्टिकल 6 लगेगा, ये जितने लोग पीटीआई की सारी काबीना थी सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। धांधली की हुकूमत साबित होगी ना, तो फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बच के तो जाओगे। मेरा मतलब है एक कासिम सूरी भागा हुआ है, आर्टिकल 6 की वजह से पाकिस्तान वापस नहीं आता, तो तुसी सारियां भी नच जाने जो आर्टिकल 6 लगना शुरू हुआ, क्योंकि धांधली कराई आप लोगों ने। तो ये एहतसाब आपको गले पड़ जाएगा। 2024 की तो पता नहीं धांधली साबित होनी है या नहीं होनी, 18 की साबित हो जानी है, क्योंकि 18 की थी नंगी धांधली, 24 की जो धांधली थी वो जरा सिस्टमेटिक धांधली थी। 18 की धांधली जो थी ना वो नंगी और चंगी धांधली थी कि समझ नहीं आई इनको कि हुआ क्या है। 24 की धांधली तो आप अदालतों में भी साबित नहीं कर पा रहे, 18 की धांधली तो साबित हो जानी है। तो मेरा ख्याल है ये फंसाने की कोशिश है, पीटीआई वालों को समझ नहीं आ रही। और अगर किसी को शौक़ है तो इतराफ़ी बयानात अदालत में जमा कराए कि हाँ हम धांधली से बने थे। इमरान खान पाकिस्तान में धांधली का वज़ीर आज़म था और उसको धांधली से बना, और फैज़ और बाजवा के ख़िलाफ़ पीटीआई वालों को चाहिए ना इतराफ़ी बयानात जमा कराएं कि हाँ हमें फैज़ हुकूमत में लाया, हमें बाजवा हुकूमत में लाया, हमारे लिए आईएसआई ये कर रही थी, आरटीएस बैठा हुआ था। उस वक़्त के जो जनरल DGISPR जनरल गफूर साहब थे वो कहते थे तब्दीली की हवाएं चली हैं। वो तब्दीली की हवाएं वो पीटीआई के लिए कहते होते थे ना। तो वो आज तो वो सहूलतकारी वैसे अवेलेबल नहीं है किसी को, लेकिन उस वक़्त तो मुकम्मल सहूलतकारी थी ना। वो तो तब प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी इसलिए होती थी कि का माहौल बनाया जाए तब्दीली का, तो वो तब्दीली के माहौल की प्रेस कॉन्फ्रेंसों की वीडियोस भी चलाई जाए। आज इनको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बड़ा एतराज़ है। उस वक़्त तो पीटीआई के लिए की जाती थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें, उसके लिए किया जाता था। मेरा ख्याल है 18 की तहकीकात पहले कर लेते हैं, सारों को टंग दें, फांसियाँ ला दिए, आर्टिकल 6 ला दिए, फिर देख लांगे अगर कोई बच गया तो चवीदी भी करा लांगे। पहले 18 की तो करा लें, ठीक है ना। तो ये दिलचस्प बात है, पीटीआई वाले मान रहे हैं कि वो धांधली से आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो नहीं कह सकते पीटीआई के 18 का इंतखाबात शफाफ थे, और उन इंतखाबात की तहकीकात ना कराना उससे बड़ी धांधली थी। अगर 18 के इंतखाबात की तहकीकात हुई होती तो 24 की भी हो जाती। डक्का तो इमरान खान ने लगाया ना, क्योंकि 13 के इंतखाबात की तहकीकात तो हो गई। वो इमरान खान की क्या अखलाकी पोजीशन है जो 14 में इंतखाबात की धांधली पर जुडिशल कमीशन मांग रहा था और 18 में बनाने के लिए तैयार नहीं था कि खुद मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ। धांधली और क्या होती है? हाथ साफ होते तो 18 में बनते ही पहले दिन कहते क्या जुडिशल कमीशन बना दें यार, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैंने बनवाया था, मैं बनाने के लिए भी तैयार हूँ। पावें सुप्रीम कोर्ट इनका अपना था, साकब निसार बैठा हुआ था, बना तो देते जुडिशल कमीशन। ये तो अपने जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन भी नहीं बनाने को तैयार थे, क्योंकि नंगी धांधली हुई थी। लेकिन बहरहाल चलें, आज मान तो रहे हैं ना कि 18 में धांधली से हुकूमत में आए थे। अब आगे चलते हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान में हैं। सारे लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हो क्या रहा है। देखें, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस वक्त 18 अरब डॉलर का एक तनाज़ा मौजूद है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसको आसिफ जरदारी साहब ने साइन किया था, अमेरिकन सेक्शंस की वजह से वो पूरी नहीं कर सका पाकिस्तान, लेकिन वो मुआहिदा आसिफ जरदारी साहब ऐसा कर गए हुए हैं कि उस पर पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर जुर्माना ईरान ने बनाया हुआ है कि पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर जुर्माना है। वो IPP जैसा कैपेसिटी पेमेंट लें या ना लें, गैस पैसे तो देने हैं ना। जैसे हमने IPP से मुआहदे किए हुए हैं वैसा ही ईरान से किया हुआ है कि गैस लें या न दें, पैसे देने हैं। तो अब ईरान ने वो 18 अरब डॉलर का पाकिस्तान के ऊपर केस बनाया हुआ है। पाकिस्तान उस केस को रिजॉल्व करना चाहता है एमिकेबली,
کہ تاکہ یہ تنازع آگے نہ بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اس معاملے کو حل کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ عالمی عدالت انصاف میں جائے، پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے، پھر اس میں ایک سالس مقرر ہو، پھر آربیٹریشن ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ ہو. تو میرے خیال میں اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان اور ایران باہمی طور پہ اس مسئلے کو حل کر لیں، اور اسی لیے مسعود پزشکیان بھی اپنے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ آئے ہیں، اور پاکستان بھی یہ معاملہ حل کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ معاملہ اگر آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہو جاتا ہے تو ہم گیس پائپ لائن کو آگے بڑھائیں اور اس کو بنانے کی طرف توجہ دیں. اور ابھی بھی اگر ہم وہ بنائیں تو پاکستان کو اس کے لیے $2 بلین چاہیے. اگر ایران اور امریکہ معاہدہ مستقل ہو جاتا ہے اور سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں، دیکھیں ابھی 60 دن کے لیے ختم ہوئی ہیں، 60 دن کے لیے تو $2 بلین نہیں خرچا جا سکتا. بعد میں دوبارہ سینکشنز ہو گئیں تو پھر کیا کریں گے؟ جیسے انڈیا کو چابہار پورٹ چھوڑنی پڑی نا، سینکشنز لگ گئی. تو ایران کو بھی پتہ ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن پاکستان ایران کے ساتھ اس معاملے کو باہمی طور پر سیٹل کرنا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ریکوڈک والے معاملے میں بھی پاکستان کو $6 بلین کا جرمانہ ہوا تھا، لیکن پھر وہ طیب اردگان صاحب نے وہ جرمانہ ختم کیا تھا. وہ ٹرکش کمپنی تھی اور وہ معاملہ پاکستان اور ترکی نے باہمی طور پہ ہینڈل کر لیا تھا اور وہ ختم ہو گیا تھا طیب اردگان صاحب کی انوالومنٹ سے. تو ایک مثال پاکستان کے پاس موجود ہے ٹرکی کی، کہ دیکھیں ٹرکی نے یا طیب اردگان صاحب نے پاکستان سے دوستی کے لیے اس وقت اس معاملے کو حل کیا تھا اور اس کمپنی کو پاکستان سے جرمانہ نہیں لینے دیا گیا تھا. اب پاکستان چاہتا ہے کہ ایران بھی انہی فٹ سٹیپس پہ ایک تو یہ جرمانہ ختم کرے اور بات آگے چلنے کی نکل سکے. تو اس پر پاکستان اور ایران کے مذاکرات ہیں، اور یہ ایک پاکستان اور ایران کے درمیان ایک تنازع موجود ہے. یہ درست ہے کہ امام خامنائی صاحب نے اس وقت ایران کی حکومت کو کہا تھا کہ اس معاملے پر کو عالمی عدالت انصاف میں نہ جائیں اور پاکستان کے ساتھ باہمی طور پہ اس کو ہینڈل کریں. تو جو انڈین لابیز تھیں ایران میں، وہ ایران کو ہر وقت پرووک کرتی رہتی تھیں کہ آپ پاکستان پر کیس کریں، فرانس کی عدالت میں جائیں. اور چونکہ اس جنگ سے پہلے ایران میں انڈین لابی کافی مضبوط تھی، تو وہ ایران کو پاکستان کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی اور اس معاملے کو حل نہیں ہونے دیتی تھی انڈین لابی، کیونکہ چابہار کا کانٹریکٹ بھی انڈیا کے پاس تھا اور انڈینز کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے یہ تہران کے اندر. لیکن اب چونکہ تہران دلی کے اثر و رسوخ سے نکل گیا ہے اور اس وقت پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی گڈ ول تہران میں کافی زیادہ ہے، تو پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ بہترین وقت ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، اور پاکستان اور ایران کو اس معاملے کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے. اگر تو اس دورے کے دوران اس حوالے سے کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو بڑا اچھا ہوگا. ایرانی صدر بھی اس کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں زیادہ تر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہیں. باقی پاکستان ایران آپس میں ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں، تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، ٹورزم بڑھانا چاہتے ہیں، وہ سب رسمی باتیں ہیں. کچھ ڈیفنس اور اسٹریٹجک بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اگر پرامن معاہدہ آگے ہو جائے، ایک ڈیل فائنل ہو جائے امریکہ کے ساتھ، تو پاکستان اور ایران کے درمیان کافی راستے نکل سکتے ہیں. ایک طرف تو ایرانی صدر پاکستان میں ہیں، وہ عاصم منیر صاحب کو ملے ہیں، ہم نے ان کا ویلکم بہت شاندار کیا ہے. دوسری طرف قالیباف صاحب عمان میں تھے. پہلے عراقچی صاحب بھی عمان میں تھے، لیکن پھر عراقچی صاحب اسلام آباد پہنچ گئے مسعود پزشکیان کے ساتھ، اور قالیباف صاحب عمان سے واپس تہران چلے گئے. عمان کے ساتھ ایران آبنائے ہرمز کے ٹول اور اس کو اکٹھے مینج کرنے کے حوالے سے چلنا چاہتا ہے. عمان کے اوپر بہت دباؤ ہے امریکہ وغیرہ کا کہ آپ ایران کے ساتھ نہ چلیں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ٹرمپ نے عمان پر بمباری کا بھی دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز پر ٹول لگاتا ہے تو ہم عمان پر بمباری کریں گے، جس پر عمان نے پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ ہم تو ساری عمر امریکہ کی خدمت کی ہے، اب ہم پہ ہی بمباری کریں گے. لیکن یہ ایک کرٹیکل مومنٹ ہے عمان کے لیے. اگر عمان ایران کے ساتھ جاتا ہے تو اس کی GCC کنٹریز اور امریکہ کے ساتھ لابنگ خراب ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ ایران کے ساتھ نہیں جاتا تو اس کے پھر آبنائے ہرمز پہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ایران بھی میزائل مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو عمان بھی اس وقت کافی مشکل میں ہے کہ اگر وہ امریکہ ایران کے ساتھ جا کے آبنائے ہرمز کے ساتھ پہ مل کر کنٹرول کرتا ہے تو شاید عمان کے لیے اسٹریٹجیکلی بہتر ہے. لیکن
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये ओमान के लिए काफ़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ मार्को रूबियो साहब जो हैं वो कुवैत, बहरीन और यूएई के दौरे पे हैं, क्योंकि ये तीनों मुल्क जो हैं ईरान के बहुत सताए हुए हैं, इन पर ईरान ने रिकॉर्ड मिसाइल मारे हैं, और ये ओमान जो इस वक्त ईरान और अमेरिका की सुलह हुई है उससे खुश नहीं है। मार्को रूबियो उनको मनाने के लिए गए हैं कि जी आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर ईरान के पास ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये सब कुछ है, तो फिर हम तो बिल्कुल एक मिसाइल की मार हैं ईरान की। ये तीनों मुल्क बहुत परेशान हैं। कुवैत के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। बहरीन पर में तो एशिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यूएई पे 2500 मिसाइल चले हैं, और यूएई की तो सारी लॉबिंग उल्ट हो गई है, ऊपर से सऊदी अरब की गुड्डी चढ़ गई है। तो मार्को रूबियो इन तीन मुल्कों को मनाने के लिए गए हैं। इसराइल दूसरी तरफ कह रहा है कि इन तीन मुल्कों को मनाने के लिए तो मार्को रूबियो गया है, हमें सिर्फ आपने फ़ोन पर ही डांट दिया है, हमें तो कोई मनाने के लिए तलबीब नहीं आया, हम बड़े आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। इजरायली मीडिया कह रहा है कि अमेरिका से कोई इसराइल को मनाने के लिए भी नहीं आया, वो अरबों को तो मना रहे हैं लेकिन इसराइल को कोई नहीं मना रहा। तो इसराइल में अलग मातम इस बात पर मचा हुआ है कि जी मार्को रूबियो को पहले तो तलबीब आना चाहिए था इसराइल को मनाने के लिए, वो पहले अरबों को मनाने के लिए चले गए हैं। तो वो अपनी जगह एक कहानी इसराइल की चल रही है। मंगल का दिन था, हलीमा खान साहिबा ने अडियाला के बाहर धरना दिया। वही 50-100 लोग, कोई ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए। पिछले मंगल 10,000 लोगों की कॉल थी, तब भी 100-200 लोग थे, कोई नहीं इकट्ठा हुआ। इस हफ्ते भी 100 लोग ही थे, कोई ज़्यादा लोग अब नहीं आते। आज हलीमा खान ने कहा है कि अगर हमारी मुलाकात ना कराई गई तो अगले लाहे अमल का ऐलान मैं करूँगी। अब ये वही बात है कि वो एक बच्चे को मार रहा था कोई, तो उसने कहा इब के मार तो मेरे मामू के मूलियों के बाग हैं, इब के मार। हर मंगल वो कहती हैं अगली दफ़ा लाहेमल का ऐलान करूँगी, अगली दफ़ा। मैं कहता थिएटर की फ़िल्म पिट गई है। ये मंगल वाला थिएटर जो है ना वो पिट गया है। लोग अब मंगल को अडियाला आने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ नया हलीमा खान को आउट ऑफ बॉक्स को ऑर्थोडॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लोगों का अडियाले में दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, ये हलीमा को माननी पड़ेगी, क्योंकि वर्कर नहीं आता। देखिए पीटीआई का तो ये कहना है कि हम पीटीआई लीडरशिप की मोहताज नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो, हमारा तो डायरेक्ट आवाम के साथ राब्ता है, कारकुनों से राब्ता है। लीडर तो हमारे हैं ही 2 नंबर गद्दार। हमारा तो असासा हमारा वोटर है, कारकुन है। मसला ये है कि उनका वोटर और कारकुन जो है ना वो भी अडियाला आने को तैयार नहीं है। चलें जी लीडर नहीं आते, पर लोग तो आए ना, लोग तो पीटीआई के साथ है ना। पर जब लोग भी अडियाला आने को तैयार नहीं हैं और लीडर भी अडियाला आने को तैयार नहीं है, मेरा ख्याल है हलीमा खान को हार मान लेनी चाहिए, शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये हर मंगल कहना अगली दफ़ा नया करूँगा। अच्छा जी आपने बड़ा केपी का बजट कहा जी, उन्होंने कहा जी बजट बड़ा सुनहरा मौका है, खसारे का बजट देते ना दें वफाक को पैसे। करा ली मुलाकात वफाक ने आपकी, आपके खसारे के बजट पर वफाक ब्लैकमेल हो गया। उन्होंने कहा अच्छा नहीं कराते। वफाक के पास अपने टूल्स हैं, ये इश्क में इम्तहान और भी हैं। कई जगह केपी ने फंसना है वफाक के पास, उस वक़्त बजट रिवाइज़ हो जाएगा। वफाक को भी पता है 3 महीने बाद करा लेंगे, 4 महीने बाद करा लेंगे, 2 महीने बाद करा लेंगे, जल्दी क्या है। सोहेल अफरीदी साहब को भी पता है कि पानी इन्हीं पुलों से गुजरना है। मेरा ख्याल है ये मंगल वाला थिएटर भी नाकाम हो गया है, इसका कोई और काम करना पड़ेगा। और हमारे जो दोस्त कह रहे थे कि बजट पे हुकूमत ब्लैकमेल होकर मुलाकात करा देगी, अभी तो नहीं कराई हुकूमत ने। बड़े बड़े लोग वीलॉगर्स ने कहा है मुलाकात हो जाएगी, पर अभी तक तो हुकूमत बजट पर ब्लैकमेल होकर तो नहीं करा रही। वफाकी बजट मंजूर हो गया है, केपी का भी आप मंजूर करा लें। इस तरह ब्लैकमेल होकर मुझे नहीं लगता कि रियासत जो है इस वक्त इमरान खान के साथ। हमारे बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं, उनकी खबर ये है कि जी पीटीआई को एक मौका और देने का फ़ैसला हुआ है, लेकिन अगर वो इसको मिसयूज़ ना करे। इसमें भी एक कैच है, मौका पीटीआई को दिया जा रहा है या इमरान खान को। मेरा ख्याल है जो पीटीआई की क़यादत कौमी असम्बली में है उसको मौका दिया जा रहा है। सुबह बार जो लोग सियासत कर रहे हैं, इमरान खान को कोई मौका देने का फ़ैसला नहीं हुआ, अडियाले को कोई मौका देने का फ़ैसला नहीं हुआ। जो लीडरशिप कौमी असम्बली में, सेनेट में या इधर मौजूद है, इनको एक पॉलिटिकल स्पेस और मौका देने का फ़ैसला हुआ है। इस बजट पर पीटीआई ने काफ़ी बिहेव किया है,
انہوں نے پرائم منسٹر کی تقاریر 2-3 بار سنی ہیں، ان کی تقاریر سنی گئی ہیں۔ ویسے آج اسپیکر قومی اسمبلی نے محمود خان اچکزئی صاحب کو چنگا جواب دیا ہے کہ اگر آپ افغانستان کا مقدمہ لڑیں گے تو میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا، ویسے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اگر آپ انہوں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ آئین کے مطابق نہیں چلا رہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس بجٹ سیشن میں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان اچھے تعلقات ہمیں نظر آئے ہیں۔ دونوں کے نے وزیر اعظم نے بڑی پرامن تقاریر کی ہیں۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی تقاریر کے دوران کوئی ہنگامہ نہیں ہوا اور اپوزیشن کی تقاریر کے دوران حکومت نے ہنگامہ نہیں کیا۔ تو جو موقع دیا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل سپیس حاصل کریں۔ ویسے تو حکومت نے ان کو قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنے کی بھی دعوت دی ہے، لیکن میرا خیال ہے موقع پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے، موقع عمران خان کو دینے کا فیصلہ نہیں ہوا۔